नमस्कार जी। स्वागत है जी आपका टेट बजर अकेडमी में। साथियों, पिछले दिनों लेक्चर कैडर की वैकेंसीज़ आई और उसके बाद में जो ऑफ़िशियल हमारा सिलेबस है वो अपलोड कर दिया गया। ऑफ़िशियल सिलेबस में क्या कुछ है, क्या कुछ नहीं, तो स्टूडेंट्स में इसके बारे में बहुत ज़्यादा दुविधाएँ जो हैं, वो उनको पेश आ रही हैं। तो इसी को देखते हुए आज हम आपका जो लेक्चर कैडर का सिलेबस है, हिंदी साहित्य का लेक्चर कैडर का सिलेबस डिस्कस करने जा रहे हैं जी। तो ध्यान से देखिए कि क्या कुछ है जो आपके सिलेबस में अब आप लोगों ने रीड करना है, पढ़ना है, याद करना है। ठीक है जी। सबसे पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपकी जो तैयारी है वो एमए लेवल की होनी चाहिए। उसके बाद में पहले ही नंबर पर उन्होंने भारतीय काव्य शास्त्र की बात की है, जिसमें कि भारतीय काव्य शास्त्र के सिद्धांत, इसके अंतर्गत अगर सब पॉइंट देखें तो काव्य लक्षण, काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन और काव्य के प्रकारों की उन्होंने बात की है। तो डिटेल में हम काव्य के बारे में जो है इसमें देखेंगे। फिर उसके बाद में रस सिद्धांत, रस का स्वरूप, रस निष्पत्ति, रस के अंग, साधारणीकरण और सहृदय की अवधारणा, फिर अलंकार सिद्धांत, इसकी मूल स्थापनाएं और फिर अलंकारों को वर्गीकृत किस किस तरीके से किया गया है उसको पूरे विस्तृत तरीके से हम देखेंगे जी। रीति संप्रदाय या फिर रीति सिद्धांत, रीति की अवधारणा, काव्य गुण, रीति और शैली, रीति सिद्धांत की स्थापनाएं या फिर विभिन्न आचार्यों के द्वारा, विभिन्न कवियों के द्वारा रीति के बारे में क्या-क्या स्थापनाएं की गई हैं, क्या-क्या विचार जो हैं वो प्रस्तुत किए गए हैं। उसके बाद में इसी तरीके से वक्रोक्ति सिद्धांत की अवधारणा और उसके भेद, ध्वनि सिद्धांत का स्वरूप और उसकी प्रमुख स्थापनाएं, औचित्य सिद्धांत और छंद विवेचन। छंदों में छंद के भेद और इसमें से बार्णिक और मात्रिक जो छंद हैं बेसिकली वो हमने इसमें करने हैं जी। तो ये हमारा भारतीय काव्य शास्त्रीय जो अध्ययन था वो आपके सिलेबस में जो है वो सिलेबस रहने वाला है जी। दूसरा है जी पाश्चात्य काव्य शास्त्र के बारे में सिलेबस में क्या कुछ मेंशन किया गया है जी। तो पाश्चात्य काव्य शास्त्र या फिर आलोचना सिद्धांत, समकालीन आलोचना सिद्धांत की अगर बात करें तो प्लेटो सबसे पहले नंबर पर आते हैं। और प्लेटो का क्या आता है जी, प्लेटो का आता है आदर्शवाद सिद्धांत जो है दिया इन्होंने, उसकी बात की गई है यहाँ पे। तो ये हमने अच्छे से इसकी तैयारी करनी है पेपर के लिए। फिर अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत और विरेचन सिद्धांत, हॉरेस का औचित्य सिद्धांत, लॉजाइन्स का उदात्त सिद्धांत और टी.एस. इलियट का परंपरा और व्यक्तिक प्रज्ञा का सिद्धांत। इसके बाद में मार्क्सवाद, मनोविश्लेषणवाद, अस्तित्ववाद, शैली विज्ञान, संरचनावाद, उत्तर आधुनिकतावाद, नारी विमर्श और दलित विमर्श, इनको भी अच्छे से हम देखेंगे जी अपने सिलेबस के अंतर्गत। नेक्स्ट अगर बात करें तो जो आपके पिछले सिलेबस में फर्स्ट नंबर पे था वो आपके इस वाले सिलेबस में थर्ड नंबर पे आ गया जी। इट मीन्स के इसमें भारतीय और पाश्चात्य काव्य शास्त्र को प्रमुखता दी गई है, उनको फर्स्ट नंबर पे जो है आपने रखना है तैयारी करते हुए। हिंदी साहित्य का इतिहास, काल विभाजन, सीमा निर्धारण और नामकरण, उसके बाद में स्टेप बाय स्टेप आपका आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। आदिकाल और भक्तिकाल के जो या फिर रीतिकाल के तीनों के जो कवि हैं चंद्रवरदाई, अमीर खुसरो, कबीर, सूरदास, तुलसीदास, रसखान, रैदास, मीराबाई, गुरु तेग बहादुर जी, जायसी, विद्यापति, केशव बिहारी, घनानंद, गुरु गोविंद सिंह जी, भूषण और रहीम, जो कि एमसीक्यूज भी आपके जो रनिंग है टेट बजर अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर इस वाले टॉपिक के इस समय चल रहे हैं। इसके बाद में आधुनिक काल के जो प्रमुख कवि हैं या फिर प्रमुख काल हैं, प्रमुख कालों की बात की जाए तो आधुनिक काल के अंतर्गत भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग और उसके बाद में छायावाद के बाद में उत्तर छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता और प्रमुख साहित्यकार और उनकी रचनाएं। प्रमुख कवियों में अगर आधुनिक काल में देखा जाए तो भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हरिऔध जी, जयशंकर प्रसाद, सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा, मैथिली शरण गुप्त, निराला जी, पंत जी, हरिवंश राय बच्चन जी, रामधारी सिंह दिनकर, आगे मुक्ति बोध, नागार्जुन और
दुष्यंत कुमार जी का नाम यहाँ पे प्रमुख रूप से इन्होंने मेंशन किया है। तो इनको हमने अच्छे से पढ़ना है तैयारी करते समय। फिर आगे हिंदी गद्य के का जो आरंभ और विकास। तो इसके अंतर्गत जब हम कहानी की बात करेंगे, कहानी का विकास देखेंगे, तो प्रमुख कहानीकार जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, कमलेश्वर, जैनेंद्र कुमार और सुदर्शन को अच्छे से पढ़ेंगे। इसके बाद में सेकंड जो है गद्य विधाओं में तो उपन्यासों की बात की गई है, तो उपन्यासों की विकास यात्रा पर चलते हुए हम मुंशी प्रेमचंद, ईश्वरनाथ रेणु, धर्मवीर भारती, जसपाल, भीषम साहनी और उसके बाद में फिर नाटक विधा की विकास यात्रा। नाटककार जो हैं प्रमुख रूप से हम देखेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद, मोहन राकेश, उपेंद्र नाथ अश्क, लक्ष्मी नारायण लाल, हरिकृष्ण प्रेमी, जगदीश चंद्र, विष्णु प्रभाकर, धर्मवीर भारती। निबंध विधा की विकास यात्रा करते हुए हम रामचंद्र शुक्ल जी को मुख्य रूप से पढ़ेंगे क्योंकि ये क्या है जी, हम हमारे एक प्रमुख आलोचक भी हैं, निबंधकार भी हैं। उसके बाद में हजारी प्रसाद द्विवेदी, गुलाब राय जी, रामधारी सिंह दिनकर और हरिशंकर परसाई जी। नेक्स्ट जो आपके सिलेबस में मेंशन है जी आलोचना, जो कि आपके मास्टर कैडर के सिलेबस में नहीं थी। लेक्चरर कैडर में आलोचना जो है वो काव्य शास्त्र के साथ साथ एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जो अलग से ऐड हुआ है जी। तो आलोचना की विकास यात्रा करते हुए प्रमुख आलोचक पढ़ेंगे कौन कौन से, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा और नामवर सिंह। फिर नवेतर विधाओं में संस्मरण, रिपोर्टाज, डायरी और आत्मकथा, यात्रा वृत्तांत। इसके बाद में जो आपके लेक्चर कैडर का एक बहुत ही प्रमुख पॉइंट है, हिंदी पत्रकारिता की विकास यात्रा। कैसे कैसे पत्रकारिता की जो शुरुआत हुई और आज तक जो पत्रकारिता का क्या रूप हमारे सामने आता है, कौन कौन सी पत्र पत्रिकाएं हैं, वो सारी चीजें इसके अंतर्गत हमें देखनी पड़ेंगी। नेक्स्ट जो है भाषा और भाषा विज्ञान। भाषा और भाषा परिवारों की बात करते हुए सबसे पहले हम भाषा की परिभाषा, प्रकृति, फिर उसके विविध रूप, फिर भाषा परिवार से क्या अभिप्राय है, या फिर भाषा परिवार की जो आर्य परिवार की जो भाषाएं हैं उसकी हम बात करेंगे। फिर ध्वनि सिद्धांत आ जाएगा जी, ध्वनि विज्ञान क्या है, ध्वनि की उत्पत्ति, ध्वनि की प्रक्रिया, ध्वनि जंतर, ध्वनि के प्रकार, स्वर, व्यंजन, इनका वर्गीकरण। फिर अर्थ विज्ञान आ जाएगा, शब्द और अर्थ का क्या संबंध है, अर्थ परिवर्तन क्यों होता है, अर्थ परिवर्तन किन किन दिशाओं में हो सकता है। उसके बाद में हिंदी भाषा और मानक हिंदी। तो हिंदी के स्वरूप की बात करेंगे तो हिंदी के स्वरूप का परिचय, हिंदी की उपभाषाएं, उपबोलियां, पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी। फिर अवधी भाषा का साहित्यिक भाषा के रूप में विकास, अवधी भाषा की ध्वन्यात्मक और रूपात्मक संरचना। देखो अवधी भाषा और ब्रज भाषा को इस समय उन्होंने नया सिलेबस बनाते समय बहुत ध्यान से और बहुत ही इम्पोर्टेंट बना के इसमें रखा है। इससे पहले आपको संस्कृत और अपभ्रंश भाषा की जो चीज़ें इसमें मिल रही थी सिलेबस में, अब आपको अवधी और ब्रज की मिलेंगी। ध्यान रखना। और उसके बाद में मानक हिंदी, ब्रज का हो गया, ब्रज भाषा का विकास और ब्रज भाषा की ध्वन्यात्मक और रूपात्मक संरचना। फिर इसके बाद में मानक हिंदी और खड़ी बोली में क्या अंतर है, मानक हिंदी की ध्वनियां, शब्द भंडार और उसके रूप, मानक हिंदी की रूप संरचना और वाक्य संरचना, हिंदी राजभाषा के रूप में, मतलब कि आपको पता है कि हिंदी हमारे देश की राजभाषा है, संविधान में ये मेंशन किया गया है। तो किस तरीके में वो किस तरीके से वो राजभाषा के रूप में हमारे सामने है, तो उसको हमने डिफाइन करना है। इसके बाद में हमारे पास जो लास्ट टॉपिक जो हमारे सिलेबस में मेंशन किया गया है वो है जी देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि की जब बात करते हैं तो देवनागरी लिपि का उद्भव कैसे हुआ, कहाँ से हुआ और विकास यात्रा इसकी सारी की सारी हम देखेंगे। उसके बाद में देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता, किस तरीके से वैज्ञानिक लिपि है और इस लिपि का महत्व। थर्ड पॉइंट है देवनागरी लिपि के दोष, दोषों का सुधार और दोष सुधार के लिए किए गए प्रयास। देवनागरी लिपि का मानक रूप और हिंदी वर्तनी का मानकीकरण। तो इस तरीके से जो आपका सारा सिलेबस है वो अपलोड हो गया है ऑफिशियली।
आप लोगों ने सिलेबस के अकॉर्डिंग ही अपनी तैयारी रखनी है जी, जो भी इसमें चेंजेस हैं वो आप एक बार देख लेना, क्योंकि अब आपने नए सिलेबस के अकॉर्डिंग अपना जो लेक्चर कैडर की तैयारी है वो करनी है, ताकि आप अपनी मंजिल पे पहुँच पहुँच पाओ। क्योंकि ऐसे ही पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है, वैसे तो बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है, थोड़े बहुत चेंज हैं, लेकिन फिर भी हम नए सिलेबस के अकॉर्डिंग ही अगर तैयारी करेंगे, तो हमारी तैयारी को एक दिशा मिलेगी और हमारी जो तैयारी है वो बहुत अच्छे से हो जाएगी जी। तो सिलेबस को एक बार ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी को करना जी, और हर बच्चे के पास अपना जो लेक्चर कैडर का सिलेबस है उसकी हार्ड कॉपी होनी चाहिए, ताकि आपकी तैयारी है सही दिशा में जा सके। होप सो अब आपको सिलेबस के बारे में कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी, तो ध्यान से इसको देख लेना जी, और अपने जो भी है, जिस तरीके से भी जिस भी मोड में आप अपनी तैयारी कर रहे हो उसको कंटिन्यू रखिए जी, शुभ इच्छाओं के साथ। धन्यवाद। थैंक यू।